नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा सीएमए की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नया लेक्चर लेकर के आ गया हूँ। इसमें हम लोग चलिए आगे अब स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस लेक्चर के बाद मैं आपको 2 पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा। सबसे पहले जो बार बार मुझसे आप लोग पूछते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ है, इसी वीडियो के नीचे जहाँ वीडियो चल रही है नीचे एरो बना होगा, जहाँ नाम लिखा है वहाँ एरो बना होगा, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे बड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल के आएगा। उसके नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग कोई भी अपडेट होगी मेरे से रिलेटेड मैं वही देता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम जुड़ जाएंगे, कोई पढ़ाई वाले चैनल पे तो नुकसान नहीं करेगा। कुछ बोलना रहता है मैं वहीं बोलता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन देनी रहती है वहीं देता हूँ, कोई नोट्स भेजना रहता है फ्री का तो उसी में चला भी जाता है वो, ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक जो है कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। साइट मैनेजमेंट क्या होता है, साइट किसको बोलते हैं, जहाँ पर काम होता है उसको साइट बोलते हैं। अब साइट मैनेजमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर बोला गया कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निर्माण स्थल पर समुचित व्यवस्था करना, मतलब स्थल को तैयार करना। देखिए एक मैनेजमेंट होता है, पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो, ठीक है। तो जो आपने अभी तक मैनेजमेंट पीछे कहा कि सर मैनेजमेंट तो आप कब से सुन रहे हैं, देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब होता है जो काम करना है उसका मैनेजमेंट करना। साइट मैनेजमेंट का मतलब होता है उस साइट को काम के लिए तैयार करना। साइट मतलब होता है स्थल, उसको काम के लिए तैयार करना, उसको कहते हैं हम लोग साइट मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें एक टर्म आता है इसी तरीके से, इसी चैप्टर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, ठीक है। ट्रेड यूनियन क्या होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन असल में कर्मचारियों का एक यूनियन होता है, ठीक है ना, जो उनके वेलफेयर का ख्याल रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए श्रमिकों तथा कामगारों को में अपनी सेवाओं का अधिक मूल्य प्राप्त करने तथा अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपनी इच्छा से आपस में मिलकर एक संगठन बनाया है जो ट्रेड यूनियन कहलाते हैं। देखिए ट्रेड यूनियन जहाँ भी किसी कोई कंपनी होती है ना, जहाँ कई मजदूर होते हैं तो उनका एक यूनियन होता है, ठीक है। सारे लोग उस यूनियन का एक लीडर चुनते हैं और कोई भी बात कंपनी तक पहुंचानी हुई अपने इंक्रीमेंट से लेकर के, अपनी इंक्रीमेंट मतलब अपनी तनख्वाह बढ़ाना है, बोनस है, या कोई असुरक्षा महसूस हो रही, इन सब की बातें वो ट्रेड यूनियन का लीडर जो होता है वो कंपनी के चेयरमैन तक या मैनेजर तक वो बातें पहुंचाता है। तो इस तरह से हर बड़ी कंपनियों में कोई ना कोई ट्रेड यूनियन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जरा ट्रेड यूनियन क्या है समझ गए आप। भारत की मुख्य ट्रेड यूनियन कंपनी जो है, जो ट्रेड यूनियन इंडिया की हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। हर हर वर्ग का एक संघ बना है इंडिया में जो उनके हितों का ख्याल रखता है। जैसे आप लोग जानते हैं ना समाज कल्याण जाते हैं जब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो समाज कल्याण क्या है, और वो भी कैटेगरी वाइज होता है, ओबीसी का अलग, एससी का अलग। तो वो लोग उस कैटेगरी के लोगों को ख्याल रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं जिनके एक चीफ या अध्यक्ष होते हैं जो उस संगठन का संचालन करते हैं, ठीक है। और वो बदलते रहते हैं समय समय पर, ठीक है। इसी तरह जो ट्रेड यूनियन होता है वो कई सारे हैं। देखिए कौन कौन सा। सबसे पहला ट्रेड यूनियन जो है वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को शॉर्ट में AITUS लिखा हुआ है। यह यूनियन 1919 में अमृतसर में बनाई गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे। तो इन्होंने पहले, ये प्रथम अध्यक्ष का मतलब उस समय ट्रेड यूनियन की जो आगवानी करते थे, लीडरशिप करते थे, वो यही करते थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। और भी कई सारी ट्रेड यूनियन है। मजदूरों को कोई भी समस्या होती है ना तो वो ट्रेड यूनियन है। यहाँ मजदूर शब्द का मतलब केवल वो हल चलाने वाले या फिर ये सब वाले मिस्त्री मत समझिएगा। मजदूर मतलब हर कोई जो दिहाड़ी पर काम करता है, ठीक है ना, या फिर सैलरी पर काम करता है, सब मजदूर हैं। लैपटॉप वाला भी मजदूर है और जो वो है वो भी मजदूर है, सबका काम अलग अलग है, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अभी अभी ऊपर मैंने बताया था आपको कि देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, फिर भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। इनके बारे में देखिए थोड़ा सा रुक करके आप पढ़ लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये अगला देखिए तीसरा जो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसके बारे में बोला गया कि 1949 में बनाई गई थी। ये यूनियन वामपंथी दलों से प्रभावित है, ठीक है। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है या हिस्टोरिकल जब इनका बनाया गया था ट्रेड यूनियन उनके बारे में। तो ट्रेड यूनियन के बारे में जब भी कोई पूछा जाए तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हिंद मजदूर सभा जो है वो भी एक तरह का ट्रेड यूनियन है। इस यूनियन की 1948 में प्रजा बलिष्ठ पार्टी द्वारा स्थापना हुई थी और समाजवादी पार्टी के प्रभाव में है, ठीक है ना। अब उस समय की ये पार्टी बनी हुई थी जिसके प्रभाव में थी, और अब ये समाजवादी पार्टी के प्रभाव में। श्रमिक कल्याण यानी लेबर वेलफेयर। अच्छा ये अभी तक ये जितने थे ना ऊपर 5 तक,
ये देखिए 1 2 3 4 5 ये सारे ट्रेड यूनियन थे। ये अगला टॉपिक है श्रमिक कल्याण यानी लेबर वेलफेयर। इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा है कि लेबर वेलफेयर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए लेबर वेलफेयर का मतलब होता है श्रमिकों का कल्याण, ठीक है, श्रमिक कल्याण। अब देखिए कोई भी श्रमिक का अगर शोषण करेगा, उसको वेतन कम देगा, उससे काम ज़्यादा लेगा, तो इन सब का ख्याल कौन रखेगा? लेबरों का। या फिर उनके समय पर इलाज हो रहा है कि नहीं, वेतन से उनका काम चल पा रहा है कि नहीं, क्या वो वेतन उनके लिए सफिशियंट है कि नहीं, इसी चीज़ों का ख्याल रखना लेबर वेलफेयर कहलाता है। अब देखिए नीचे लिखा है कि नियुक्त मालिकों द्वारा, नियुक्तों यानी नियुक्त करने वाले मालिकों द्वारा श्रमिकों को उनकी निर्धारित सामान्य मजदूरी के अतिरिक्त प्रदान की गई सुविधाएं श्रमिक कल्याण कहलाती है। श्रम कल्याण के निम्नलिखित 3 पहलू मुख्य हैं। मतलब श्रमिक कल्याण को देखना है तो उनके 3 पहलू हैं। पहला मानविक है यानी ह्यूमैनिटेरियन है, सामाजिक यानी सोशल है, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल है, ठीक है। ये इनको तीनों उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। मतलब उनका एक मानवता के नाते भी विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए और आर्थिक विकास भी होना चाहिए लेबर वेलफेयर के अंतर्गत मजदूरों के बारे में। अब श्रमिक कल्याण सुविधाएं क्या नहीं, लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज क्या है। श्रमिक अपने सब टॉपिक हैं, सब एग्जाम में इसी नाम से आ जाएंगे और एक एक चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। श्रमिक अपने न्यूनतम मजदूरी पाने के कारण स्वयं को, मतलब न्यूनतम मजदूरी का मतलब कम मजदूरी पाता है, इसलिए वो स्वयं को बेहतर नहीं बना पाता, स्वयं को बेटर नहीं कर पाता। तो श्रमिक कल्याण सुविधाओं का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। उसको क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए। पहला आवास सुविधा, परिवहन सुविधा, चिकित्सा सुविधा, उसके बाद शैक्षिक सुविधा है, कैंटीन की सुविधा है, फैक्ट्री ड्रेस है, आर्थिक सहायता है और स्वच्छता सुविधाएं हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक हैं जो लेबर वेलफेयर में ध्यान रख करके किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से वेतन भुगतान अधिनियम भी बनाया गया है कि लेबर वेलफेयर के अंतर्गत किसी को वेतन का भुगतान जो किया जा रहा है उसके बारे में क्या एक्ट है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 1936 में बनाया गया था। यह अधिनियम श्रमिकों को देय वेतन का संचालन करता है ताकि श्रमिकों को वेतन नियमित रूप से मिलता रहे और मजदूरी में कटौती भी नियंत्रित रहे। कटौती का मतलब होता है कई तरह के चीज़ें होती हैं जो उनमें कट जाती हैं, तो उनको में भी एक कंट्रोल वे में वो कटे, ठीक है ना, कि टैक्स सही पता चले कट रहा है किस चीज़ का कितने पर। तो ये लेबर वेलफेयर अधिनियम के अंतर्गत ही वेतन भी इनका निर्धारित किया गया, वेतन भुगतान अधिनियम भी बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले 1936 में बना था अधिनियम, 1977 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या क्या हैं? वेतन, वेतन का भुगतान, उसमें छंटनी और कटौतियाँ। मतलब किसी को भी आप कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, वेतन उसका देंगे, वेतन निर्धारित करना और उसका भुगतान। हम आपको 50,000 रुपये देंगे, कह करके हमको दे ही नहीं रहे हैं, तो वेतन निर्धारित करना, वेतन का भुगतान करना, छंटनी और कटौतियाँ, ये सब उसके इसी सब के बारे में बात की गई है किसमें? वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम भी बनाया गया है, या फिर बैक ये जो कंपनसेशन एक तरीके से होता है वर्कमैन कंपनसेशन, वो भी बनाया गया है। मतलब किसी मजदूर के साथ देखिए कोई ड्यूटी के दौरान किसी श्रमिक को शारीरिक क्षति पहुंचने पर उसे मुआवजा देने के लिए अधिनियम बनाया गया है। अच्छा, ये सब देखिए एक तरह से कहीं ना कहीं जुड़े हैं लेबर वेलफेयर से, मतलब उनके विकास से, ठीक है ना। ड्यूटी के दौरान किसी श्रमिक को शारीरिक क्षति पहुंचने पर उसे मुआवजा देने के लिए अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई श्रमिक या कामगार अपनी ड्यूटी पर करते हुए किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है अथवा उसकी दुर्घटना में फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो इसमें बात की पूरी नहीं लिखी जाती है, पूरा नहीं लिखा गया, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मृत्यु हो जाती है तो उसको प्रॉपर मुआवजा दिया जाता है, जिस तरह की क्षति होगी उस तरह का उसको मुआवजा वहाँ पर दिया जाएगा। अब देखिए ये एक नया चैप्टर है जिसका नाम है कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि आप कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को समझाइए, ठीक है। कंट्रोल ऑफ या प्रगति नियंत्रण, बार बार हिंदी में करके आएगा तो प्रगति नियंत्रण से आएगा, ठीक है। अब प्रगति यानी प्रोग्रेस क्या होता है? कोई भी काम हो रहा है तो उसका उसका पहले एस्टिमेट बना होगा, को इतने मजदूर इतने समय में वो पूरी तरह से काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो समय समय पर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट दैनिक भी हो सकती है, यानी डेली बेसिस पर हो सकती है, मंथली हो सकती है, इस टाइप से प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। और हम ये देखते हैं कि हमारा जो काम होता है वो अपने एस्टिमेटेड तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे निर्माण कार्य की प्राप्तियां जानने के लिए इसकी समय समय पर प्रगति नोट की जाती है और एस्टिमेट प्रगति से इसकी तुलना की जाती है। यदि कार्य धीमी गति से संतोषजनक ढंग से अथवा उत्तम ढंग से चल रहा हो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है या ठीक चल रहा है,
ये तीनों ही में इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है कि मतलब ये सही तरीके से चलता रहे बिना किसी, बहुत तेज करने के चक्कर में नुकसान भी नहीं करना है हमको और बहुत स्लो करके उसमें देरी भी नहीं करनी है। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण सामग्री, मशीन, उपस्कर आदि न उपलब्ध होने पर भी प्रगति रुक जाती है। यह सब उपलब्ध होने पर भी प्राकृतिक कारणों के कारण भी कई बार प्रगति रुक जाती है। तो इन सब से प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना या प्रोग्रेस कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है देख लीजिए, नीचे बताया गया। अच्छा, वो हम लोग जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो प्रोग्रेस की बात है कि प्रोग्रेस क्या होता है। तो प्रोग्रेस जानने के लिए हम समय समय पर प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं। प्रोग्रेस क्या होती है आपने समझ लिया। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट तो कार्य की प्रगति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, नियंत्रण मतलब रोकना नहीं होता है दोस्त, नियंत्रण का मतलब होता है उसकी गति को सही करना, कि काम सही तरीके से सही समय पर हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रगति रिपोर्ट क्या होता है ये भी बताइए। प्रगति रिपोर्ट या प्रोसेस रिपोर्ट इसका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कार्य की प्रगति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रगति रिपोर्ट को आधार माना जाता है। प्रगति रिपोर्ट समयबद्ध होनी चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रगति रिपोर्ट परियोजना के हित नहीं करती। कई बार लोग काम कम किए रहते हैं और कागज में बनाकर भेज देते हैं, हाँ इतना काम हुआ उतना काम हुआ, तो उससे प्रोजेक्ट क्या होता है, डिस्टर्ब होता है और चीज़ें क्या होती हैं, नुकसान होती हैं बाद में। ठीक है, प्रगति रिपोर्ट पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक इत्यादि बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट से बस इतना ही क्वेश्चन आता है आपका कि क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और ये किस तरह से हमारे लिए फ़ायदा करती है। तो भाई जाहिर सी बात है, कोई काम हो रहा है तो उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है उसका रिपोर्ट जेई का ही काम होता है। हर दिन उसको रिपोर्ट तैयार करना होता है, या हर महीने या हर हफ्ते, जैसा उसको आदेश मिला हो कि हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए। अपर ऑफिसर कोई भी मांग सकता है। ठीक है, अब देखिए इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, इससे भी बहुत तेज क्वेश्चन आता है। इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कोई भी काम हो उसका इंस्पेक्शन कैसे करना है और उस समय जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी को बेटर कैसे बनाना है, सावधानियां क्या बरतनी है, सारी चीज़ें इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग देखिए ज़रा यहाँ पे लिखा है इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल में ऐसे। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब इंस्पेक्शन का या क्वालिटी कंट्रोल का उद्देश्य क्या है। कोई भी काम हो रहा है तो उसका क्वालिटी कंट्रोल का क्या उद्देश्य होगा भाई, बहुत कॉमन चीज़ नहीं हो गई। किसी भी चीज़ का क्वालिटी कंट्रोल अगर आप करना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, उससे क्वालिटी को कंट्रोल करने का उद्देश्य होता है कि कार्य में जितने भी दोष आ रहे हों उनका पता लगा करके उनको दूर करिए, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उनका पता लगा के उनको दूर करिए। कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना तथा इसमें सुधार करना, मतलब इसकी क्वालिटी को बनाए रखना और इसमें इम्प्रूवमेंट लाना। संरचना की लाभकारी आयु तथा सेवा काल बढ़ाना। मरम्मत व अनुरक्षण पर आवश्यक व्यय में कमी लाना। उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना। यही सब तो उद्देश्य होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। अब इसमें देखिए इंस्पेक्शन क्या होता है और उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कोई भी, ठीक है ना। इंस्पेक्शन मतलब होता है कोई काम हो रहा है तो वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं उसका निरीक्षण करना ही उसका इंस्पेक्शन कहलाता है। उसमें क्या उसके प्रिंसिपल है, पहला इस प्रिंसिपल में पहला टॉपिक हम लोग कर लेते हैं प्रक्रिया यानी प्रोसीजर। निरीक्षण के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया तथा निरीक्षण चरणों का पूरे निर्धारण कर लेना चाहिए। मतलब हमें इंस्पेक्शन करना है तो हम पहले से जान लें कि हम साइट पर किन किन चीज़ों को देखना है और उनको कितना समय दे करके चेक करना है। ठीक है, निरीक्षण स्तर, जरूर नहीं कि आप किसी भी लेवल पर जाके ऑब्जर्व मतलब इसका इंस्पेक्शन करने लगे। हो सकता है कि कुछ इंस्पेक्शन हो चुका हो और आप उसके लेवल को समझ के जाइए। निरीक्षण कार्य के लिए एक सक्षम व प्रशिक्षित अनुभवी व्यक्ति ही नियुक्त करना चाहिए जो सामग्री, उपस्कर तथा निर्माण प्रक्रिया को भली भांति परिचित हो, उसका एक लेवल हो, वो जहाँ ज़रूरत हो उस, जैसे नया इंसान जाएगा तो वो लगेगा पूरे कार्य को समझने, जो उसको अच्छी तरीके से ट्रेंड आदमी है वो उसके स्तर को जानता है और अपना भी स्तर जानता है, वो चीज़ों को रिलेट जल्दी कर लेता है। ठीक है, तो ये इस प्रक्रिया पहले निर्धारित करनी चाहिए, फिर उसके स्तर को भी देखना चाहिए कि जो निरीक्षक का स्तर है और निरीक्षण का स्तर है वो दोनों, मतलब इंस्पेक्शन और इंस्पेक्टर दोनों का एक लेवल होना चाहिए। अब विस्तार की बात है, निरीक्षण कार्य इस प्रकार संपन्न होना चाहिए कि निर्माण मद के सभी चरणों पर सभी चरणों पर वांछित जो मानक हैं वो उपलब्ध होने चाहिए। वांछित मानक का मतलब क्या होता है, जो स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कोई भी काम हो रहा है तो जो उसके आइटम्स हैं उनके सारे स्टेप्स स्टैंडर्ड वे में होने चाहिए, उसका या उसकी स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल हो जाए, उसके बारे में हम लोग इसमें विस्तार में बात करते हैं। विस्तार मतलब उसका एक्सपेंशन अच्छे तरीके से हो रहा हो। ठीक है,
परिणाम, निरीक्षण के परिणाम शीघ्र होकर देने चाहिए। जैसे किसी ने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन आप करते रहेंगे तो इन सब चीज़ों पर देखते आएंगे और लास्ट में आपको रिजल्ट भी देना होगा कि निरीक्षण का क्या रिजल्ट निकालना चाहिए और उस निरीक्षण से वर्क प्लेस में या साइट मैनेजमेंट को सुधारने की ज़रूरत है या फिर कोई खास ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आपको परिणाम आपने बता दिया, लेकिन उस पर निर्णय भी लेना पड़ेगा। परियोजना की प्रगति तथा मितव्ययिता को दृष्टि में रखते हुए बॉर्डर लाइन केस के बारे में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। यानी बॉर्डर लाइन केस में शीघ्र निर्णय का मतलब जो ज़रूरत हो उसका निर्णय ले करके और उसको सुधारिए, इम्प्रूव करिए, या सही चल रहा है तो रहने दीजिए। अब पक्षपात रहित कार्य इंस्पेक्शन में, निरीक्षण में कोई पक्षपात अथवा निस्वार्थ मतलब पक्षपात होना चाहिए अथवा निस्वार्थ तरीके का होना चाहिए। पक्षपात का मतलब निरीक्षण में कोई पक्षपात का मतलब होता है किसी एक के फेवर में काम करना, वो सब काम नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार होता क्या, ये कहना क्या चाहता है मैं सबको समझा दूँ। कई बार यही लोग जाते हैं, काम गड़बड़ हो रहा होता है, ठेकेदार उल्टा सीधा मटेरियल मिला रहा होता है, तो करते क्या है कि हाँ ठीक है जय साहब, थोड़ा सा चाय पानी पी लीजिए और जो है थोड़ा इंस्पेक्शन बढ़िया बताइएगा ऊपर जाके। तो इसके वजह से क्या होता है, गुणवत्ता इसकी ख़राब होती है। तो इंस्पेक्टर जो होता है, जैसे रेलवे में एक तो पोस्ट ही होती है परमानेंट वे इंस्पेक्टर PWI, तो उनका क्या होता है, वो उनका यही काम होता है कि हर काम को ध्यान से रखें और काम जो हो रहा है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल रखें। तो इंस्पेक्टर का मेन काम ही है इंस्पेक्शन करना, और इंस्पेक्शन के दौरान उसमें देखिए वो पहले से निर्धारित करता है निरीक्षण, उसका लेवल अच्छा होना चाहिए, वो काम के विस्तार को देखता है और स्टैंडर्ड्स चेक करता है कि काम स्टैंडर्ड तरीके का है कि नहीं, उसके परिणाम वो निकाल लेता है। उसके बाद वो निर्णय लेता है और निर्णय लेता है और उसका निर्णय जो होता है वो हमेशा पक्षपात वाला नहीं होना चाहिए, किसी एक के फेवर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पूरे प्रोजेक्ट का नुकसान करेगा। क्वालिटी कंट्रोल में एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सीढ़ी के प्रयोग के करते समय सावधानियाँ। अब बताइए, तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है, आप ही बताइए सीढ़ी का प्रयोग करते समय क्या सावधानी बरतेंगे। वही है, लेकिन ये हल्का काम नहीं है दोस्त। ज़मीन पर काम करना में दुर्घटना बहुत कम होती है, लेकिन सीढ़ियों पर में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं देखी गई हैं। इसलिए सीढ़ियों के प्रयोग के समय जो सावधानियां बरतनी है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। सीढ़ियों के डंडों का अंतराल 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा, और वहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन साइट बन रही है तो पक्की सीढ़ी की बात नहीं हो रही है, ये बांस वाली सीढ़ियों की बात हो रही है, जिसको आप लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग मतलब एक तरह से पहाड़, मचान या सीढ़ी टाइप का कुछ। तो सीढ़ियों के डंडों का अंतराल 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वांछित तल से लगभग 1 मीटर उभरी होनी चाहिए, मतलब जो आपका लेबल है उससे 1 मीटर ऊंची जानी चाहिए। मान लीजिए एक छत पे जाना है तो उस छत तक ही ना हो सीढ़ी, उससे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, और इसके दोनों सिरे जो हैं, यानी ज़मीन वाला भी और ऊपर वाला भी अच्छी तरह से स्थिर होना चाहिए। जिस सीढ़ी का कोई डंडा टूट गया उसकी तुरंत मरम्मत कर देनी चाहिए। अब ये सब बात कितनी छोटी और वाहियात है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखने के लिए पॉइंट्स चाहिए, इसलिए इसको सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। टूट गया तो उसकी तुरंत मरम्मत कर देनी चाहिए। प्रयोग से पहले सीढ़ी की दृढ़ता व मजबूती की जांच कर लेनी चाहिए। सीढ़ी की सामान्य ढाल 75 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे को किसी खुलने वाले अथवा टूटने वाले आधार जैसे खिड़की, दरवाजा, कांच इत्यादि के सहारे नहीं टिकाना चाहिए। कॉमन बातें हैं, लेकिन लिखने के लिए 5-6 लाइन चाहिए अगर आ गया तो, ठीक है। एक अगला हेडिंग है तुड़ाई। तुड़ाई मतलब डिमोलिशन। डिमोलिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गिराया या तोड़ा जा रहा है बिल्डिंग को, तो उस समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तुड़ाई मतलब बार बार मैं तुड़ाई ही शब्द इसमें यूज करूंगा, लिखा गया है, उसको मतलब आप समझ लीजिएगा किसी चीज़ को डिसमेंटल करना या डिमोलिश करना, ठीक है। तुड़ाई कार्य आंधी, तेज वर्षा अथवा रात में नहीं करना चाहिए। तुड़ाई कार्य शुरू करने से पहले भवन की संचार लाइन व विद्युत सप्लाई काट देनी चाहिए, भाई इसमें दिक्कत आती है, ठीक है। इस वजह से रात्रि के समय तुड़ाई स्थल पर लाल बत्ती तथा चौकीदार की व्यवस्था की जानी चाहिए। कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी तोड़ाई करनी है या फिर डिमोलिश करना है किसी चीज़ को, तो ऊंचाई से गिराए जाने वाले मलबे से जान माल की क्षति रोकने के लिए नीचे जाल लगा देना चाहिए। भवन में डाली गई सभी पानी, गैस तथा वाष्प की लाइनें, सारे सोर्सेस काट देने चाहिए, ठीक है। ये आपका तुड़ाई के लिए व्यवस्था था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगला चीज़ देखिएगा, इसमें बोला गया है कि लेखा प्रणाली तथा लोक निर्माण विभाग संगठन, यानी गवर्नमेंट का अकाउंट सिस्टम जो है और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, उनके बारे में ये क्वेश्चन बहुत तेज़ी से पूछा गया है दोस्त। क्या पूछा गया है
कि पहले यहाँ पर देखिए आवश्यकता क्या है। लेखा मतलब अकाउंट रखने की आवश्यकता क्या है। अकाउंट रखने की आवश्यकता क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ का अकाउंट नहीं रखेंगे तो आपको हिसाब नहीं मालूम रहेगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ व्यय हुआ है। और हमारा क्या आपका तो है नहीं, पूरे देश का पैसा है। तो गवर्नमेंट हमेशा कोई भी काम कराती है तो उसका अकाउंट रखती है, ठीक है ना, लेखा रखती है। कैसे होगा चलिए आइए देखते हैं सब लोग। सरकार को समय समय पर आय तथा व्यय का ब्यौरा उपलब्ध होता रहता है। मतलब लेखा रखने की आवश्यकता क्या है। पहला चीज़ कि सरकार को समय समय पर आय तथा व्यय का ब्यौरा उपलब्ध रहता है, ठीक है। यह ज्ञात हो सके कि किसी विशेष मद में यानी आइटम में कितनी आय अथवा खर्च हुआ, ये भी पता चल जाता है अकाउंट यानी लेखा रखने से उसका, ठीक है। अगला चीज है क्या उपलब्ध धनराशि का सुसंगत ढंग पर नियमानुसार उपयोग हुआ है। ये भी पता चल जाता है कि जो मनी थी उसका सही तरीके से उपयोग हो पाया कि नहीं हो पाया। फिर अगला है निर्माण सामग्री का क्रय विक्रय खपत नियमानुसार और मितव्ययी है कि नहीं है। निर्माण सामग्री की खपत का जो है कुल कार्य की प्रगति दर्शाती है। मतलब निर्माण सामग्री यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितना खर्च हो रहा है। और यहाँ अकाउंट का मतलब मनी से नहीं मटेरियल से भी है। आपके पास कितना मटेरियल था, कितना खर्च हुआ, इसको भी लिखना अकाउंट्स में ही जाता है, ठीक है। जनता को संतुष्ट करने के लिए तथा यह दर्शाने के लिए कि विभिन्न करों द्वारा, करों मतलब टैक्स से उनसे वसूला गया धन नियमानुसार उत्तम ढंग से जनहित कार्यों पर व्यय हुआ है। बस देखिए इसमें लिखा है ना एक लाइन, इसमें देखिए वो जनता को संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए बता दिया रहेगा, चाहे हो चाहे ना हो। लिख मत देना एग्जाम में, ये पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। बजट, बजट क्या होता है ज़रा बताएंगे आप लोग। ऊपर हमने ये पढ़ा कि कोई भी गवर्नमेंट जो अकाउंट्स रखती है उस अकाउंट्स को रखने का रीज़न क्या है। अब बजट क्या होता है, किसी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय तथा व्यय का लेखा बजट कहलाता है। हर काम के लिए सरकार कुछ ना कुछ खर्च करती है हर साल और उसी को उसका बजट कहते हैं, ठीक है। अब जो आपका एक सरकारी वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक का लिया जाता है। बजट पास होने पर ही सरकार कोई व्यय कर सकती है। बिना बजट के उस अगर बजट नहीं पास हुआ है तो उस चीज़ पर कोई व्यय नहीं किया जाएगा। अब देखिए कोषागारी या ट्रेजरी क्या होती है। सब वर्ड मैं एक एक चीज़ को समझाता जा रहा हूँ ताकि कल ना कोई एक वर्ड मिल जाए तो आप उसके बारे में आप लोग कहानी बनाने में आगे हैं लिख सकें, लेकिन एकदम बवाल मत लिख दीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के लिखिएगा। बस ये सब चीज़ें आपस में मिली मिली हैं, बस इनको आपको जोड़ना है आपस में, ठीक है। सभी प्रकार, अब देखिए कोषागार यानी ट्रेजरी, सभी प्रकार के सरकारी धन का लेन देन कोषागार के द्वारा होता है, ठीक है। ट्रेजरी मतलब एक ट्रेजरी ऑफिसर होता है जो कोई भी धन का आवंटन करना है, सैलरी हो चाहे कोई भी पैसा कहीं जा रहा है तो ट्रेजरी के हाथ में ही होता है, ठीक है। हर जिले में एक ट्रेजरी ऑफिसर होता है और उसके नीचे एक सब ट्रेजरी होता है, ठीक है। तो उसके न रहने की स्थिति में उनका काम होता है। तो सभी प्रकार के सरकारी धन का लेन देन कोषागार के द्वारा होता है। प्रदेश के प्रत्येक जिला पर कोषागार अधिकारी की देखरेख में कोषागार स्थापित है और तहसीलों में उप कोषागार कार्यरत हैं, ठीक है। ये कोषागार यानी ट्रेजरी के बारे में आपने पढ़ लिया। लोक निर्माण विभाग की विभिन्न स्थापना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, दिखा दूंगा मैं सरण में आपको। एक चीज़ मैं बार बार याद दिला दूं, इसके बाद मैं सरण का पेपर भेजूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसको एक बार 4-5 पेज का पेपर होगा दोस्त, पढ़ जाना, देखना। कुछ भी 2 पेपर केवल पढ़ जाना पूरा का पूरा जितना मैं कह रहा हूँ। इसको सुनने के बाद कुछ भी बचेगा नहीं आपका CMEID में, ठीक है ना। तो अब लोक निर्माण विभाग की विभिन्न संस्थापना, स्थापना या फिर इस्टेब्लिशमेंट क्या है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है किसी को इस्टेब्लिश करना। लोक निर्माण विभाग जो भी कर्मचारी नियुक्त करता है उनके 4 तरह की नियुक्तियां होती हैं। इस्टेब्लिशमेंट होता है, ये पूछा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट कितने टाइप के होते हैं या स्थापना कितने टाइप की करता है PWD। PWD ही क्यों बोला, क्योंकि जब आपकी किताबें छपी हैं ना ये सब, तो उस समय निर्माण काम का काम पूरा केवल यही PWD ही करता था। एक इरिगेशन होता था, बाकी छोटे छोटे जो निगम बन गए कई सारे, सेतु निगम है, जल निगम है, तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट काम देखने लगे। पहले सारा कंस्ट्रक्शन का काम केवल केवल PWD देखता था, तो इसलिए PWD का ही बात कर रहा है। लेकिन अब तो हर डिपार्टमेंट में ऐसे काम हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वेरियस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PWD यानी PWD के द्वारा किए गए विभिन्न तरह की नियुक्तियाँ, उनके क्लासिफिकेशन। किसी भी विभाग को चलाने के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। कैसे, पहले की नियमित स्थापना, कार्य प्रभारित स्थापना, आकस्मिक स्थापना और दैनिक श्रमिक,
यानी डेली लेबर जो होते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सारा जो कहा गया है ना, पूरा स्थापना जो किया गया है, ये पहला वाले को छोड़ करके, पहला वाला जो है वो नियमित यानी रेगुलर होता है, और बाकी जो तीन है वो एक तरह के अस्थाई ही लिए जाते हैं। ठीक है, अस्थाई ही ये पूरे के पूरे लिए जाते हैं ये तीनों। तो देखिए, नियमित स्थापना ने रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट में क्या होगा, जो भी नियुक्तियां होंगी वह इस टाइप से होंगी कि वो पूरा गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। देखिए कैसे, नियमित स्थापना में रेगुलर विभाग को स्थायी रूप से चलाने के लिए तथा सामान्य कामकाज के लिए नियमित स्थापना की जाती है। यह दो प्रकार की होती है। नियमित स्थापना मतलब रेगुलर, अब ये परमानेंट होता है, इसी में टेम्प्रोरी होता है। नियमित स्थापना मतलब रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट, उनका उनमें दो भाग होते हैं नियमित स्थापना में। रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट, पहला परमानेंट स्थापना, यह विभाग के स्थायी कर्मचारी होते हैं जब तक विभाग कायम रहेगा। यह राज्य सिविल सेवा के अंतर्गत प्रदत्त सभी सुविधाएं जैसे अवकाश, ग्रेच्युटी, चिकित्सा सुविधा, आवास सुविधा इत्यादि पाने के हकदार होते हैं। अब दूसरा होता है टेम्प्रोरी इस्टेब्लिशमेंट, यानी ये रेगुलर में ही है दोनों। स्थायी कर्मचारी के अभाव में या अवकाश पे चले जाने पर, इसके स्थान पर अथवा विभाग की गतिविधियां बढ़ जाने पर अस्थायी तौर पर अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इसी को लेकर आजकल बवाल चल रहा है कि सारे कर्मचारी जो है अस्थायी तौर पर रखे जाएंगे, स्थायी तौर पर नहीं, जिसको आप निजीकरण के नाम से जानते हैं, यानी टेम्प्रोरी हो जाएंगे आप। ठीक है, अब इसमें आपने पहला तो समझ लिया कि नियमित स्थापना रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, लेकिन कार्य प्रभारित स्थापना इसमें लिखा नहीं गया है। देखिए, कार्य प्रभारित स्थापना के बारे में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कार्य प्रभारित स्थापना क्या होती है। ठीक है, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में वो लोग होते हैं जो अस्थायी तो होते ही हैं तीनों, मैंने बोला ना कि तीनों अस्थायी हैं, लेकिन वो नियमित वाले में तो काम करने वाले लोग हैं। जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर बनेंगे जेई, तो आप जेई बनेंगे तो कुछ जेई टेम्प्रोरी कुछ परमानेंट होंगे। लेकिन वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में वो लोग आते हैं जो काम को इस्टेब्लिश करने के लिए जोड़े जाते हैं। इस्टेब्लिश करने का मतलब होता है जैसे काम कहीं पर चल रहा है तो प्रत्यक्ष रूप से काम में इन्वॉल्व ना होने लोग, जैसे गेटकीपर हैं, सुपरवाइज़र हैं, ऐसे लोग जिनको केवल काम के समय चार्ज दे दिया जाता है और वो उस चार्ज के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, उनका काम ख़त्म हो जाएगा, तो उनको कहते हैं वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। आकस्मिक स्थापना यानी आपका कंटेंजेंशियल इस्टेब्लिशमेंट, अचानक से कोई एक एम्प्लॉय गायब है, उसकी जगह पर कोई तत्काल ज़रूरत पड़ने पर कोई अगर इस्टेब्लिशमेंट किया जाए तो उसको कॉन्टीजेंट या इस्टेब्लिशमेंट या कॉन्टीजेंशियल इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है, और दैनिक तो जानते ही हैं, जो सारा काम प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें लेबर रोज़ बदलते हैं, जो दिहाड़ी पर होते हैं, डेली वेज पर काम करते हैं, तो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट को किसके अंतर्गत रखा गया है, डेली लेबर के अंतर्गत रखा गया है। तो ये चार तरह के इस्टेब्लिशमेंट थे, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोग लिख दीजिएगा अगर आएगा एग्जाम में तो। ठीक है, अब एक चीज़ आती है रोकड़ लेन देन तथा लेखा, यानी कैश, रिसिप्ट, पेमेंट्स एंड अकाउंट्स। ये सब क्या क्या होते हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। कैश क्या होता है नहीं जानते हैं? कैश में या तो नोट्स होगा या तो सिक्के होंगे, तो इसके बारे में बहुत लिखना नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट भी होता है एक तरह का, डिमांड ड्राफ्ट भी एक तरह कैश अमाउंट ही होता है जो बैंक में डायरेक्ट जाता है। या फिर कैश मतलब समझ रहे हैं, कैश मतलब होता है सीधे आपके हाथ में पैसा जा रहा है, और वो पैसा किस रूप में जा सकता है, करेंसी नोट के फॉर्म में जा सकता है, वैध सिक्के यानी लीगल कॉइन्स, कुछ कॉइन्स अब नहीं चलते हैं, जैसे 50 पैसे का सिक्का अब नहीं चलता है तो उसको लीगल कॉइन्स में नहीं रखा गया, लेकिन नोट चलती है, लीगल कॉइन्स चलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट चलता है जो डायरेक्टली आपके हाथ में मिलता है, और फिर आपका जो अंतरण रसीदें होती हैं, जो रसीद मतलब एक तरह का भुगतान करने के लिए पोस्टल ऑर्डर और रसीद का यूज किया जाता था, वो पुराने तरीके पे ये सब भी चलते हैं। ठीक है ना, ये सारी कैश के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। अब ये कैश बुक क्या होता है? सभी नगद लेन देन का ब्यौरा क्रमवार और तिथि अनुसार एक रजिस्टर में अंकित किया जाता है, और इसी रजिस्टर को ही कैश बुक कहते हैं। इसी से जुड़े कई टॉपिक हैं, जैसे कि एडवांस मतलब अग्रदाय जो होता है वो क्या होता है? एडवांस मतलब सरकारी कार्य के हित में किसी अधीनस्थ कर्मचारी को छोटे मोटे सरकारी भुगतानों के लिए दी गई उपयुक्त धनराशि एडवांस कहलाती है। अब सरकारी कार्य कोई हो रहा है, ठीक है, और सरकारी कार्य के हित में अधीनस्थ मतलब जो कर्मचारी उनके साथ लगा है, तो हमेशा हर काम के लिए वो सरकार से बिल बना के पैसा नहीं मांगेगा, उसके लिए उसको एडवांस दिया जाता है, और वो एडवांस ही क्या कहलाता है, यानी वो धनराशि ही, पैसा ही क्या कहलाता है? एडवांस कहलाता है। वो छोटे खर्चे के लिए होता है। ठीक है, हम इनको यहाँ पे समझ लेते हैं। स्थायी यानी परमानेंट आपका अग्रदाय क्या होता है? अग्रदाय मतलब एडवांस या इंप्रेस्ड भी उसको बोलते हैं।
छोटे मोटे भुगतान विभिन्न खुदरा खरीद के लिए किसी विशेष सरकारी कर्मचारी को जो एक निर्धारित धनराशि स्थायी तौर पर पेशगी के रूप में स्वीकृत की जाती है वो इससे स्थायी अग्रदाय कहते हैं। कोई काम करवाना हुआ तो उसको कुछ अथॉरिटी अधिकारी के पास भी होती है कि वो अपनी मर्जी से एडवांस में कुछ पैसा कहीं पर खर्च कर सकता है, लेकिन छोटे के लिए। बड़ा काम होगा तो फिर उसका कोटेशन बनेगा, बिल पास होगा तब वो किया जाएगा। सरकार से कोई भी पैसा निकलवाना पड़ेगा तो बड़े काम के लिए आपको बिल बना के भेजेंगे तब पैसा आएगा। कुछ पैसा एडवांस उनके हाथ में रहता है जिसको वो खर्च कर सकते हैं। तो स्थायी रूप से कुछ पैसा दिया जाता है। देखिए अस्थायी अग्रदाय यानी टेम्पोररी इंटरेस्ट क्या होता है? पारित किए गए कुछ विशेष बिलों का भुगतान करने के लिए किसी कर्मचारी को जो अग्रिम धन दिया जाए उसे अस्थायी अग्रदाय कहते हैं। मतलब कोई बिल अगर पास हुआ है तो उसका भुगतान करने के लिए, अभी ये छोटे खुदरा कारणों के लिए तो परमानेंट होता है, लेकिन अस्थायी का मतलब हुआ जो कोई बिल पास हुआ है उसमें कुछ पेमेंट, अभी बिल गया नहीं है, मतलब एक ठेकेदार ने काम किया, वो बिल बनाया, वो बिल गया नहीं है, लेकिन वो बिल पहले ही बन करके आज ज़रूरत पड़ी और कुछ उसको टेम्पोरली पेमेंट करना पड़ा, तो उसके लिए जो पेमेंट होती है या एडवांस होता है वो अस्थायी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, यहाँ पर परमानेंट इंटरेस्ट और टेम्पोररी इंटरेस्ट के बीच में अंतर दिया गया है। इसको आप लोग फटाफट पढ़ जाइए। ठीक है, पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे छोटा सा है, इसको रोक करके वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर भंडार स्टॉक के बारे में बात किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें मैं इन पर ज़्यादा विचार नहीं करूँगा, जिनके पास या आप वीडियो को मैं स्लाइड कर रहा हूँ इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग को, आसान सी चीज़ें हैं। मार्केट रेट क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या है, देनदारी, फिर ट्रांसफर, ये सब चीज़ें हैं। औजार संयंत्र टूल्स प्लांट क्या होते हैं, इनके बारे में अपना, बस मैं वीडियो रोक रहा हूँ, इसको आप पढ़ते जाइए फटाफट रोक रोक के वीडियो को। ठीक है, अब टूल्स में क्या होता है, टूल्स मतलब जो हाथ से चलाने वाले होते हैं, और प्लांट मतलब होते हैं जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, उनको प्लांट्स के अंतर्गत रखा गया है। अब इनके बारे में देखिए, स्टॉक में और औजार और संयंत्र में बारे में इनके बताया गया है, इनको भी आप रोक करके वीडियो पढ़ लीजिए, बस याद करिए, पढ़े रहिए इसको। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है निर्माण कार्य और ठेके, इसको भी एस्टीमेट में मैं पढ़ाया हूँ, पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं है। तो ये कोई भी ठेका या निर्माण के बारे में मैंने डिटेल में एस्टीमेट में पढ़ाया था। देखिए ठेके और निर्माण के बारे में ये सब मत पढ़िए, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ, अगर आया तो उसको लिख के आइएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए बस फटाफट एक लाइन में सुनिए, लिख अपना लैंग्वेज में लिख डालिएगा। देखिए कोई भी काम किसी को करवाना हो तो अपना काम कम पैसे में करवाना चाहेगा, चाहे वो सरकार हो चाहे हम अपना काम करवाएं। हम क्या करेंगे उसके लिए, हमारा कोई प्रोजेक्ट है कि कोई करवाना है, उसके लिए हम उसको करवाने के लिए सोचेंगे कम से कम में हो, तो हम उसका एडवर्टाइजमेंट देंगे। हमारी औकात नहीं है, लेकिन हम एक बड़ी कंपनी होते तो हम एक एडवर्टाइजमेंट देते कि भाई कौन कौन इंटरेस्टेड है, मेरा ये काम है, कर दो, अपना अपना रेट भेजो, कितने में करोगे। तो सभी एक एक टेंडर इनवाइट किया जाता है, मतलब मुझे काम करवाना है तो मैं टेंडर इनवाइट करूंगा। अब देखिए टेंडर कॉन्ट्रैक्ट में अंतर सब इसी में आपको पता चल जाएगा। मतलब मैं एक पार्टी हूं जिसको कोई काम करवाना है तो मैं एक टेंडर इनवाइट करूंगा, उस टेंडर को जितने ठेकेदार चाहें जो काम करते हैं ना वो ठेकेदार भरेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर्म निकाला मैंने कि मेरा काम कौन करना चाहता है, फॉर्म की कुछ फीस रख दी, ठेकेदारों ने मिलकर फॉर्म भरा कि हम करना चाहते हैं, अपना अपना रेट लिख के वो लोग हमारे पास भेज दिए। रेट लिखते समय इस चीज़ का हमेशा विशेष ध्यान रखें, जैसे सभी ठेकेदार अपना अपना रेट भेजे कि मैं ये काम 50 रुपये पर स्क्वायर फीट में करूँगा, किसी ने 51 बोला, 52 बोला, कोई 49 बोल दिया, तो जो सबसे कम रेट भेजेगा सेम काम के लिए उसी का टेंडर पास होता है। एक ठेकेदार ने सबने भेजा, सबका टेंडर खोला हमने और देखा कि हमारा काम जो है वो सबसे कम ये ठेकेदार कर रहा है, हमने कॉन्ट्रैक्ट उसी को दे दिया। तो जब हम काम करवाने के लिए फॉर्म निकाले उसको कहते हैं टेंडर फॉर्म। टेंडर को कॉन्ट्रैक्टर ने अप्लाई किया, जब कॉन्ट्रैक्टर का अच्छा लगा रेट मुझे तो मैंने उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एक चीज़ ध्यान रखिए, टेंडर देते समय जब मैं फॉर्म इनवाइट करूंगा ना मैं कि कौन करना चाहता है, और जब कॉन्ट्रैक्टर उसको अप्लाई करेगा तो अपने साथ, जैसे मान लीजिए पूरा काम 1 करोड़ का है तो उस पूरे काम का 2% यानी 2 लाख रुपए वो मुझे अर्नेस्ट मनी के रूप में भेजेगा। अब मान लीजिए अर्नेस्ट मनी क्या होती है, बयाना राशि। मतलब मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट सबका टेंडर इनवाइट किया, सबने भरा, और एक उसी में खोचड़ई कर रहा है कि ठेकेदार सब 50 रुपया लिखे, वो आके बोल रहा मैं 25 रुपया में करूँगा, हम दे दिए उसी को टेंडर, बाद में कह रहा हमसे नहीं हो पाएगा। तो भाई ऐसे से बचने के लिए सबको, अब हर कॉन्ट्रैक्टर जो काम करना चाहता है वो अपने काम के ब्यौरे के साथ साथ अपना 2% अर्नेस्ट मनी भी भेजता है पूरे काम का। ठेकेदारों के लिए सबसे बड़ा अर्नेस्ट मनी है।
भेजेगा, मैं 25 रुपये वाले को दे दूंगा, अगर वो पलटी मारा तो फिर जो उसका 2% वो भेजा है वो जब्त हो जाएगा और उसको दिया नहीं जाएगा। इन केस अगर ये कॉन्ट्रैक्टर जिसको मिलना था उसको मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, टेंडर पास होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसका टेंडर पास होता है कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब फिर से वो 10% और जमा करेगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद किसी भी स्थिति में मुकर जाता है या साइट पर कुछ अनर्गल गतिविधियां होती हैं, लेबर्स का मारपीट होता है या भी कोई गलती करता है, या फिर उसने जो संरचना बनाई है उसका बिल हमसे पास करवाता है और संरचना गिर गई, नुकसान हुआ, तो उसका खामियाजा के लिए उसको 10% सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी मनी क्या होती है? जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद दी जाती है, लेकिन जो अर्नेस्ट मनी होती है वो टेंडर अप्लाई करते समय ही दी जाती है। तो ये सारी ठेकेदार से रिलेटेड बातें मैंने आपको समझा दी, इनको रोक के आप पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ कि टेंडर क्या है। धरोहर राशि देखिए नीचे बयाना राशि लिखा है, निविदा के साथ जो धनराशि जमा करनी होती है नीचे 2% लिखा है। अब प्रतिभूति या सिक्योरिटी मनी, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको एक लाइन में समझा दी है। ठीक है, अब इनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पेमेंट क्या है ये सब खाली देख देख के रोक रोक के वीडियो को पढ़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद मेजरमेंट बुक क्या होता है? जब भी कोई नोट, जैसे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आप पढ़ते थे तो आप बिल्डिंग का सारा डायमेंशन नोट करेंगे, गहराई, ऊंचाई, लंबाई, तभी तो आप आइटम का गणना करेंगे। तो जहाँ पर सारी गणनाएं करके नोट की जाती हैं ना एस्टिमेट बनाते समय, उन्हीं को मेजरमेंट बुक कहते हैं। एक बिल्डिंग बन गई है, उसके अंदर कितनी छड़, आप मान लीजिए आपका घर बना है, जरा आप देख लीजिए तो उसमें कितनी छड़ लगी है बता देंगे। लेकिन अगर बनते समय उसका एस्टिमेट बना होता और उसकी मेजरमेंट बुक होती तो मेजरमेंट बुक में सब डिटेल होता है। किसी भी बिल्डिंग को खरीदने बेचने में भी ये मदद करती है। आपकी बिल्डिंग कितनी मजबूत है वो उसके एस्टिमेट का मेजरमेंट बुक देख करके पता लगाया जा सकता है कि इसमें कैसा मटेरियल यूज हुआ है, इसकी तराई कैसी हुई, इसमें क्या क्या यूज हुआ है, सब कुछ। अब यहाँ पर सारी चीज़ें जो है डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, इनको आप स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, पढ़ दीजिएगा। मेरा बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा। बाद में लास्ट में रिक्वेस्ट यही करूँगा कि 2 शरण मैं भेज रहा हूँ टेलीग्राम में दोस्त बार बार, उसको केवल आप एक बार रीडिंग लगा के किताब की तरफ पढ़ जाइए मेरी बात मान के, और फिर उसके बाद पेपर का फीडबैक मुझे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।